हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो है इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में 19 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखें तो जाइएगा और देख लीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें 19 क्लास हो चुका है। आज और कल में क्या होगा कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग 20वां क्लास करेंगे और आज हम लोग शुरू क्या करेंगे तो दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसको शुरू करेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत का जो छोटा सा इतिहास है, लेकिन क्या है कि बहुत ज्यादा वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, टॉपिक तो बहुत छोटा है, लेकिन क्या करता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाता है। ये देखता है कि आप दक्षिण भारत का इतिहास जानते हैं कि नहीं, वो जानना भी चाहिए इंसान को ये, लेकिन एग्जामिनर को तो जांच करना है, तो वो जांच करता है और वहां से इसलिए भी उठाया जाता है क्वेश्चन क्योंकि वो जो लैंग्वेज है ना थोड़ा सा हार्ड है, तत्सम वर्ड से, संस्कृत वर्ड से सारा लिया होता है। ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मतलब कि शब्द भी अजीब सा लगता है। तो अजीब सा है नहीं, वो संस्कृत वर्ड होता है एक्चुअली में। ठीक है, तत्सम वर्ड होता है, तो इसलिए वो हार्ड लगता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो दक्षिणी भारत का इतिहास देखेंगे। तो दक्षिणी भारत का इतिहास, सबसे पहले हम लोग इसका पृष्ठभूमि देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है महापसानिक, महापसान। महापसानिक महापसान कहते किसको है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो बड़े बड़े पत्थरों से जो स्तंभ अभिलेख का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो महापाषाण बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रद्वीपीय भारत के जो उच्च भाग में जो लोग रहते थे, बसते थे, वो महापाषाण का निर्माण करते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अरे इनका पता कैसे चलता है, ये बात तो आपको कब्रों से पता चलता है। इनका जो कब्र होता था ना, उससे पता चलता है। इन कब्रों को महापाषाण किस लिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इन कब्रों के आसपास में बड़े बड़े पत्थर रखा जाता था, इसलिए महापाषाण कहा जाता है इन कब्रों को। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो प्रद्वीपीय भारत की जब बात हो रहा है, तो प्रद्वीपीय भारत किसको कहते हैं, तो ये देख लीजिए, आपका यहां से जो क्षेत्र कटता है, ये नीचे वाला क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो प्रद्वीपीय भारत बोला जाता है। इसी क्षेत्र को साउथ इंडिया भी बोल देते हैं हम लोग, ये वाले क्षेत्र को। ठीक है, और ऊपर वाले क्षेत्र को क्या बोल देते हैं, तो नॉर्थ इंडिया बोल देते हैं। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना। तो प्रद्वीपीय भारत के उच्च भाग में जो लोग बसते थे, जो क्या करते थे, तो महापाषाण का निर्माण करते थे। इनको क्या बोला जाता था, तो महापाषाण का निर्माता कहलाते थे। महापाषाण का जब निर्माण करने वाला हो गया तो क्या कहलाए, तो महापाषाण का निर्माता कहलाने लगे। ठीक है, और उनका पता कहां से चलता है, तो कब्रों से चलता है। ये बात आपको ध्यान में जरूर रखना है। ठीक, और इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं क्योंकि इन कब्र के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रखा जाता था, इसलिए इन कब्रों को क्या बोला जाता है, तो महापाषाण कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, तो क्वेश्चन यहां से नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, इन कब्रों में दफनाए गए जो लोग हैं, वहां से क्या क्या चीज हम लोग को मिला है, तो सिर्फ उन लोग का हड्डी ही नहीं मिला है, अस्थि पंजर तो मिला ही है, हड्डी तो मिला ही है, साथ ही साथ उनके साथ दफनाया क्या जाता था, तो मृद भांड, जो मिट्टी का बर्तन ये सब होता है ना, वो मिला है। वहां से लोहा के वस्तु मिले हैं, और जो मृद भांड मिले हैं ना, वो किस कलर के में मिले हैं ये भी पूछ लेता है, तो काला और लाल मृद भांड अधिक पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत के इतिहास में, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जामिनर बनाता है, तो इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो इक्ष्वाकुओं को मतलब हरा कर पल्लव वहां पर क्या किया कि राजगद्दी पे बैठा, उसका जगह लिया। और आपसे पूछते रहता है हमेशा कि पल्लव का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, लता होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये जो शब्द है लता, जो शब्द है किसका रूपांतरण है, मतलब किसका दूसरा रूप है, तो आपको बताना है टोडाई का रूपांतरण है। जो क्या होता है कि लता का ही क्या है, टोडाई वाचक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। संभवतः ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है, शास्त्रों से पढ़ा गया है, तो पता चलता है कि ये जो पल्लव थे वो क्या थे कि स्थानीय जनजाति थे। अटोडाई नाडु अर्थात लताओं के देश में अपनी सत्ता स्थापित किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पल्लवों ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाए थे, तो कांची में बनाए थे, जिसको अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कांचीपुरम के नाम से जानते हैं। कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पल्लव का अब हम लोग क्या देख लेते हैं, तो प्रमुख शासक देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन ज्यादा बनाता है एग्जामिनर। तो पल्लव में जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो वफदेव को देखते हैं, जो पल्लव वंश का क्या थे कि संस्थापक थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि वफदेव कौन थे, तो पल्लव वंश का संस्थापक थे। पल्लव वंश का
संस्थापक कौन थे? तो वपदेव थे। यहां से क्वेश्चन ए अगर दोनों बनाए तो नहीं छूटना चाहिए। श्री विष्णु के बारे में देखते हैं तो श्री विष्णु इसका प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे। किसका? तो आपको बताना है पल्लव राज का। अब पुरातात्विक स्रोत से पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म का प्रतिपादक थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि ये वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म किसको बोलेंगे? तो जो विष्णु भगवान कृष्ण भगवान को जो पूजा करते हैं उसी को हम लोग वैष्णव धर्म बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। कीर्तार्जुनियम और 10 कुमार चरितम के लेखक जो भारवी थे, श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछते रहता है कि भारवी किसके दरबार में रहते थे, तो आपको बताना है कि श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। भारवी कौन कौन से पुस्तक लिखे हैं? तो आपको याद रखना है कीर्तार्जुनियम लिखे हैं, 10 कुमार चरितम लिखे हैं। ये बात आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महेंद्र वर्मन जो है, यहां से क्या हुआ कि पल्लव वंश का उत्कर्ष होना शुरू हो गया, मतलब ऊपर उठना शुरू हो गया महेंद्र वर्मन प्रथम के साथ साथ, ठीक है। इसके शासन काल में क्या हुआ कि पल्लव और चालुक्यों के बीच जो क्या हुआ कि लंबा संघर्ष चलता रहा। और पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था कि पल्लव राजा जो थे महेंद्र वर्मन प्रथम, उनको पराजित कर दिए थे। कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? तो चालुक्य वंश के राजा थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ से महेंद्र वर्मन जो थे मत विलास प्रहसन का रचना किए थे। हमेशा पूछते रहता है कि मत विलास प्रहसन का कौन रचना किए थे, तो आपको टिक करना है क्या चीज कि महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे मत विलास प्रहसन का रचना किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि वास्तुकला के क्षेत्र में मंडप जो शैली है, महेंद्र शैली जिसको नाम से भी जानते हैं, इसका प्रारंभ कौन किए थे? तो आपको बताना है कि महेंद्र प्रथम ही किए थे, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम ही किए थे, जो जैन मत अनुयायी था। लेकिन क्या हुआ था कि ये मानते क्या थे कि पहले जो ये मानते थे, कौन से धर्म मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे। लेकिन बाद में इनको एक संत मिले। बाद में कौन संत मिले थे? तो आपको बताना नयनार संत अपार मिले थे, ठीक है। अपार मिले और उनसे प्रभावित होकर कौन सा धर्म मानने लगे? तो शैव धर्म मानने लगे। शैव धर्म किन इनको बोलते हैं? तो जो शिव भगवान को पूजा करने लगते हैं उनको शैव धर्म बोला जाता है, शैव धर्म का अनुयायी बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना, ठीक है। चलिए अगर मंडप शैली के बारे में जान लें तो ये कैसा होता है, तो सिंपल से याद रखिएगा, जो शादी होता है ना, जो शादी में एक मंडप बनता है, ठीक उसी तरीका का ये भी होता है। आप देख सकते हैं, देखिए ये चारों तरफ पिलर लगा होता है और ये मंडप का कैसा निर्माण होता है, बहुत अनोखा निर्माण होता है। इसी को हम लोग मंडप शैली बोलते हैं। अब मंडप शैली का अगर पूछे कि कौन शुरू किए थे, तो आपको बताना है महेंद्र वर्मन प्रथम शुरू किए थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं अगला राजा, पल्लव राजा में नरसिंह वर्मन को, ठीक है। नरसिंह वर्मन जो थे ये महान पल्लव शासक थे, जिसने क्या किए थे, जो चालुक्य राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किए थे, उसको मतलब कि पुलकेशिन द्वितीय को क्या किए कि हत्या कर बादामी, बादमी कहाँ पे है बाबू? बादमी है आपका जाके कर्नाटक में, उसको अधिकार कर लिए थे। कौन? तो नरसिंह वर्मन, ठीक है। और नरसिंह वर्मन अधिकार कर लिया और अंत में एक क्या चीज का उपाधि धारण किए बादमी को जीतने के बाद। तो आपको बताना है बतापी कोंडा का ये उपाधि धारण किए। बतापी कोंडा का मतलब होता है बतापी को जीतने वाला। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि नरसिंह वर्मन जो है एक मामल्लपुरम नामक नगर को बसाए थे। मामल्लपुरम नामक नगर तो बसाए ही थे, यहाँ पर साथ ही साथ क्या थे कि एक मंदिर को भी बनवाए थे, जो आगे हम लोग देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो मंदिर का निर्माता कौन है, जिस सप्त पेगोडा के भी नाम से जानते हैं, कौन बनवाए थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ही बनवाए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हिनसांग कौन थे? तो हम लोग देखे थे कल कि क्या कि हर्षवर्धन काल में चीनी एक यात्री थे जो आए थे कहां पे? इंडिया में, भारत में। और ये क्या करने के लिए आए थे? तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने आए थे और बौद्ध धर्म के बारे में यहां से ग्रंथ को क्या करने आए थे? संग्रह करने आए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो हिनसांग जो थे इन्हीं के शासन काल में कहां की यात्रा किए थे? तो कांचीपुरम, मतलब कि कांची का यात्रा किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल में हुआ कि शांति हुआ, समृद्धि हुआ और मंदिरों का बहुत ज्यादा निर्माण हुआ, ठीक है। इनके दरबार में एक विद्वान रहते थे। कौन विद्वान रहते थे? तो दंडिन विद्वान रहते थे। ये बात आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि
हमेशा पूछते रहता है कि दंडिन किनके दरबार में रहते थे, जो बहुत बड़े विद्वान थे, तो आपको बताना है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। वहां पे नरसिंह वर्मन प्रथम भी रहेगा, नंदी वर्मन द्वितीय भी रहेगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय भी रहेगा। तो आपको टिक क्या करना है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसने क्या किए थे, जो नरसिंह वर्मन जो थे, क्या चीज का निर्माण कराए थे, तो कांची में कैलाश मंदिर जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, उसका निर्माण कौन किए थे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ही करवाए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कांची कहां पे है, कांचीपुरम के नाम से अभी हम लोग जानते हैं, तो ये कहां पे है, तो आपको बताना है तमिलनाडु में है। ठीक है, नंदी वर्मन द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। तो नंदी वर्मन द्वितीय जो थे, हमेशा पूछते रहता है कि कौन सा धर्म मानते थे, तो आपको बताना है कि ये वैष्णव धर्म मानते थे। अब वैष्णव धर्म किसे बोल लेते हैं, जो विष्णु धर्म, विष्णु भगवान का पूजा होता है जिसमें, उसको हम लोग वैष्णव धर्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो राष्ट्रकूट शासक था, कूट शासक कौन था, दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग के पुत्री से क्या किए थे कि ये शादी किए थे। ये बात आपको याद रखना है। हम लोग जब राष्ट्रकूट शासक पढ़ेंगे तो वहां पर भी सब देख लेंगे। ठीक, तो राष्ट्रकूट शासक कौन थे, दंतीदुर्ग। उनका पुत्री रेवा से शादी कौन किए थे, तो आपको बताना है नंदी वर्मन द्वितीय किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं अपराजित। अपराजित जो थे पल्लवों का अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे। ये बात आपको याद रखना है। और चोल शासक आदित्य चोल ने अपराजित पल्लव पर क्या किया कि आक्रमण किया और पल्लव राज पर अधिकार कर लिए। कौन, तो आदित्य चोल। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कला और वास्तुकला के क्षेत्र में पल्लवों का योगदान, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से सवाल हमेशा एग्जामिनर क्या करता है कि बनाते रहता है। तो एक द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली किसको कहते हैं, जो शैली मंदिरों के निर्माण में दक्षिण भारत में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं द्रविड़ शैली। और जो मंदिरों के निर्माण में उत्तरी भारत में पाया गया है शैली, उसको हम लोग बोलते हैं नागर शैली। ये बात आपको याद रखना है। नागर शैली कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको बताना है कि नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। और जो साउथ इंडिया में मंदिरों का जो निर्माण हुआ है, कौन सा शैली में यूज हुआ है, तो द्रविड़ शैली का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो द्रविड़ शैली के बारे में देखें तो पल्लवों के नेतृत्व में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का 4 चरणों में विकास हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखना है। महेंद्र शैली जो अभी हम लोग देखे थे, जिसको मंडप शैली के भी नाम से जानते हैं, और इसका अगर उदाहरण देखें कि कौन कौन सा इसके अंतर्गत मंदिर बनाया गया है मंडप शैली के अंतर्गत, शिलाकृति मंकोड़ा मंदिर है और उंडाबली का अंतेश्वर मंदिर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नरसिंह शैली को देख लेते हैं। तो नरसिंह शैली को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मामल और महामल शैली के भी नाम से जानते हैं। इसमें रथ और एक शिलाखंडीय, एक शिला को ही मतलब कि एक पत्थर को ही तराश कर बनाया जाता था इसमें, जिसको हम लोग एकाशम मंदिर भी कहते हैं। और जो कहां पे है, ममलपुरम में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सप्त पेगोडा के भी नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सप्त पेगोडा तो है, लेकिन इसमें वास्तव में कितना पैगोडा है, तो आपको बताना है 8। सप्त पैगोडा का मतलब 7 रथ, लेकिन इसमें वास्तव में कितना रथ है, तो आपको बताना है कि 8 रथ है। ठीक है, ये अभी हम लोग देख लेते हैं किसका किसका रथ है। तो धर्मराज, धर्मराज किसको कहते हैं, तो युधिष्ठिर को बोलते हैं। धर्मराज अर्जुन, भीम, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, पिदारी और कौन है, बलायान कुटिय। तो ये जो है आपका 8 क्या है कि रथ है, लेकिन 7 पैगोडा क्यों नाम पड़ा है, तो 7 पैगोडा देख लेते हैं। इन 8 रथ में क्या है कि द्रौपदी का रथ जो है 1 मंजिला है और छोटा है। बाकी जो 7 रथ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सप्त पैगोडा कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि द्रौपदी का जो रथ है सप्त पैगोडा में नहीं जोड़ा जाता है, इसीलिए इसको 8 होते हुए भी क्या बोलते हैं, तो सप्त पैगोडा बोलते हैं। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। जो देखिए क्या है कि इस तरह से बना हुआ है, और जो ये सारा बना हुआ है ना, एक ही पत्थर को तराश के बना हुआ है। ये सब बाहर से नहीं जोड़ा गया है। पहले पत्थर था बड़ा सा और उसको ऐसे ऐसे काट कर कटिंग करके बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं राजसी शैली। राजसी शैली कौन है भाई, तो इस शैली का प्रयोग कब हुआ, तो आपको याद रखना कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। ठीक है, उदाहरण के लिए महाबलीपुरम के तट पर जो हुआ है वो ईश्वर और मुकुंद मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर और एक ऐरावतेश्वर जो मंदिर है, इसमें कौन सा शैली यूज हुआ, तो आपको बताना है कि राजसी शैली यूज हुआ है। नंदी वर्मन शैली को देख लेते हैं। तो नंदी वर्मन जो शैली है, नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, ठीक है, मांगतेश्वर मंदिर और ओरगाडम मंदिर जो चिंगलपूट के निकट है, और
बाढ़ मालेश्वर मंदिर और गुडरीमल मंदिर जो कहाँ है तो आपको बताना है रेनीगुंटा के निकट है। और परशुरामेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया है किस शैली में, तो आपको बताना है नंदी बर्मन के शैली में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। कल हम लोग क्या देख लेंगे तो संगम काल देख लेंगे, जहां से सवाल क्या होता है कि हमेशा जो एग्जामिनर होता है बनाते रहता है। संगम काल देख लेंगे और जो भी टॉपिक बचा हुआ है दक्षिणी भारत का इतिहास में उसको हम लोग देखकर खत्म कर लेंगे। तो ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।